So, hello student, hello guys, welcome back to my dear student. I will teach you in this time biology. तो बायोलॉजी में मैं क्या आपको टीच किया था मालूम है ना? मैंने ये टीच किया था कि मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया उस प्रयोग में उसको सफलता क्यों मिली, उस प्रयोग में सफलता क्यों मिली ये भी मैंने बताया था। इसके अतिरिक्त ये भी बताया था मेंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना। ठीक है, तो ये बताया जा चुका है। अब मैं स्टार्ट करूंगा व्हाट इज जीन। व्हाट इज जीन माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज जीन? वही जैसा फिफ्थ ही है। चैप्टर क्या है? चैप्टर 5 है। व्हाट इज जीन? जीन क्या है माय डियर स्टूडेंट? आप समझते होंगे जीन। तो जीन जो है आनुवंशिकी के मूलभूत इकाई है जो क्रोमोसोम पर व्यवस्थित रहता है। क्रोमोसोम पर क्या रहता है? व्यवस्थित रहता है। तो आनुवंशिकी के मूलभूत इकाई है जो क्रोमोसोम पर व्यवस्थित रहता है और क्रोमोसोम पर व्यवस्थित होने के कारण मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का गुण जो है उनके स्प्रिंग्स में जाता है, उनके संतति में जाता है, उनके संतति में जाता है। तो ये जीन के कारण जाता है, वही जीन जाता है। जेनेटिक प्रॉपर्टी जो है, जेनेटिक कैरेक्टर जो है, माता पिता का जेनेटिक कैरेक्टर उनके पुत्र में जाता है। तो कहाँ से जाता है? क्रोमोसोम पर, क्रोमोसोम से जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम पर वह जेनेटिक कैरेक्टर क्या रहता है? उपस्थित रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आनुवंशिकी के मूलभूत इकाई जो क्रोमोसोम पर स्थित होता है, क्रोमोसोम पर स्थित होता है, उसे जीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो आनुवंशिकी के मूलभूत इकाई है जो क्रोमोसोम पर स्थित होता है या व्यवस्थित होता है। क्रोमोसोम पर व्यवस्थित या स्थित होता है, उसे जीन कहते हैं। ये जीन हो गया। अब यह है माय डियर स्टूडेंट एलीन। एलीन क्या है? एलीन तो माय डियर स्टूडेंट जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम समजात क्रोमोसोम जो होता है उसके किसी बिंदु पर वैकल्पिक गुण के या वैकल्पिक जीन के जोड़ा उपस्थित रहता है। वैकल्पिक जीन के जोड़ा उपस्थित रहता है जो किसी खास लक्षण को नियंत्रित करता है, जो किसी खास लक्षण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे बौना होना या लंबा होना। लंबाई में कोई पौधा जो है लंबा होता है या बौना होता है। जैसे मटर के पौधा लंबा और बौना दोनों होता है, तो ये एलील के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एलील के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यही एलील है। एलील का डिफिनेशन क्या हुआ कि समजात क्रोमोसोम पर, हमें समजात क्रोमोसोम के किसी खास बिंदु पर, समजात क्रोमोसोम के किसी खास बिंदु पर वैकल्पिक जीन के जोड़ा, वैकल्पिक जीन के जोड़ा उपस्थित रहता है और वह जोड़ा किसी खास लक्षण को क्या करता है? नियंत्रित करता है, किसी खास गुण को नियंत्रित करता है। तो उसे एलील कहा जाता है। जैसे लंबा और बौना होना, पौधा को लंबा होना या बौना होना
वैकल्पिक 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 जीन के जोड़ा वैकल्पिक जीन के जोड़ा किसी खास लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो उसे एलील कहते हैं। जैसे मटर के पौधा को लंबा या बौना होना, ये टॉल और ड्वार्फ होना, तो ये एलील हो गया। तो समजात क्रोमोसोम के किसी खास बिंदु पर वैकल्पिक जीन के जोड़ा, तो समजात क्रोमोसोम के किसी खास बिंदु पर वैकल्पिक जीन के जोड़ा उपस्थित होता है। यहाँ से वैकल्पिक जीन के जोड़ा स्थित होता है जो किसी खास लक्षण को नियंत्रित करता है। समजात क्रोमोसोम के किसी खास बिंदु पर वैकल्पिक जीन के जोड़ा स्थित होता, पहले स्थित होता है लिखेंगे, इसके बाद जो स्थित होता है, जो किसी खास लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे एलील कहते हैं। उसे एलील कहा जाता है, ये एलील कहते हैं। जैसे मटर के पौधा को लंबा या बौना होना, टॉल या ड्वार्फ होना, तो माय डियर स्टूडेंट ये एलील की बात हो गई। अब चलिए ये डोमिनेंट डायरेक्टर प्रभावी लक्षण या प्रभावी गुण, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो दो विभिन्न प्रजातियों को क्रॉस कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। दो विभिन्न प्रजातियों को हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद वैकल्पिक गुणों में से कोई गुण जो है बाहर से दिखाई देता है। वैकल्पिक गुणों में से दिखाई देने वाला गुण जो है प्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि दो विभिन्न प्रजाति जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा दोनों को क्रॉस कराया जाएगा, तो प्रथम पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त होगा, यानी जो उसका जो बीज प्राप्त होगा, दोनों को क्रॉस कराएंगे तो उसे बीज प्राप्त होगा और उस बीज को बुनेंगे, उस बीज को रोपेंगे तो पौधा तैयार होगा। और पौधा तैयार होगा तो देखा जाएगा कि उसमें वह पौधा जो है लंबा
लंबा हो गया, जबकि अंदर में उसके बौना का भी गुण है, लेकिन बौना का गुण दिखाई नहीं देता है, वो रिसेसिव होगा, अप्रभावी लक्षण होगा, और जो दिखाई देगा वो प्रभावी लक्षण होगा। ठीक है, तो लंबा पौधा और बौना पौधा दोनों को क्रॉस कराया गया। तो प्रथम जेनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त होंगे सभी जो है लंबे गुण वाले पौधे होंगे। लंबा, सभी की लंबाई अधिक होगी, माने बौना पौधा से लंबाई सबका अधिक हो जाएगी। माने जिस तरह से लंबा पौधा था, जितना लंबा पौधा था उतना ही लंबे पौधे सब तैयार होंगे। तो जो लंबा पौधा का जो गुण दिखाई दे रहा है, लंबा होने का जो गुण दिखाई दे रहा है, उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो दो विभिन्न प्रजातियों के संकरण, हाइब्रिडाइजेशन कराने पर वैकल्पिक गुणों में दिखाई देने वाला वैकल्पिक गुणों में बाहर से दिखाई देने वाला गुण प्रभावी लक्षण कहलाता है। प्रभावी लक्षण कहलाता है। तो दो विभिन्न प्रजातियों के संकरण कराने पर वैकल्पिक गुणों में बाहर से दिखाई देने वाला गुण प्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे लंबा होना, जैसे लंबा होना, ये प्रभावी लक्षण हो गया। जैसे क्या हो गया? लंबा, ये जो है लंबा होना, क्या होगा? लंबा होना, ये प्रभावी लक्षण हो गया। ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। ये क्या हो गया? डोमिनेंट कैरेक्टर। ये क्या हो गया? डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो इसी तरह से रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर अप्रभावी गुण, ये अप्रभावी गुण होगा कि दो विभिन्न प्रजातियों के संकरण कराने पर गुण मौजूद रहते हुए भी बाहर से दिखाई नहीं देता है। वैकल्पिक गुण मौजूद रहते हुए भी बाहर से दिखाई नहीं देता है, तो उसे रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। वह गुण मौजूद रहते हुए भी लंबा का गुण मौजूद रहते हुए भी वह पौधा जो है बौना दिखाई देता है। माने बौने लक्षण के पौधा प्राप्त होता है, उसे अप्रभावी गुण कहेंगे। क्योंकि वह लंबा का गुण जो है उसमें दब जाता है। यानी ये लंबा का गुण दब जाता है। लंबा क्या हो जाता है? लंबे के गुण को बौना वाले गुण जो है दबा देता है, और बौना वाला गुण जो है अपने उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो है दो विभिन्न प्रजातियों के
संक्रमण ये संकरण, दो विभिन्न प्रजातियों के संकरण कराने पर गुण मौजूद होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। बाहर से गुण मौजूद होते हुए संकरण कराने पर गुण मौजूद होते हुए भी बाहर से दिखाई नहीं देते हैं तो इसे अप्रभावी गुण कहा जाता है। अप्रभावी गुण कहा जाता है। तो ये रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। अप्रभावी गुण दो विभिन्न प्रजातियों के संकरण कराने पर गुण मौजूद होते हुए भी बाहर से दिखाई नहीं देते हैं तो इसे अप्रभावी गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रभावी। ठीक है, अप्रभावी गुण कहा जाता है, अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। ये फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन फर्स्ट फीलियल जेनरेशन। इसमें जो है फर्स्ट फीलियल जेनरेशन में है कि दो विभिन्न प्रजातियों को संकरण कराने के बाद जो संतति प्राप्त होते हैं उसे फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? F1 जनरेशन कहा जाता है। तो विभिन्न प्रजातियों के संकरण कराने के बाद जनरेशन को F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। क्लियर? तो ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन हो गया। अब है F2 जनरेशन सेकेंड फीलियल जनरेशन। ये है, इसमें दो विभिन्न प्रजातियों के संकरण कराने के बाद प्राप्त फर्स्ट जनरेशन के दो पौधों को आपस में क्रॉस कराया जाता है और उनसे जो संतान उत्पन्न होते हैं
पौधों को संकरण कराया जाएगा और उन 2 पौधों को संकरण कराने से जो पौधा प्राप्त होगा उस पौधा को F2 जनरेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? F2 जनरेशन कहा जाएगा। तो 2 विभिन्न प्रजातियों के संकरण से प्राप्त 2 विभिन्न प्रजातियों के संकरण से प्राप्त फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन के 2 विभिन्न प्रजातियों के संकरण से प्राप्त F1 जनरेशन के दो पौधों के बीच संकरण होने F1 जनरेशन के 2 पौधों के बीच संकरण होने से प्राप्त संतति F2 जनरेशन कहलाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको नोट करें जल्दी से। हरी अप यू नोट। माय डियर स्टूडेंट, इसको जल्दी से नोट करें। क्लियर? My dear student, I am present। तो आप आई होप दैट आप इस मैटर को लिख लिए होंगे। तो F1 जनरेशन क्या हुआ, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। 2 विभिन्न प्रजातियों के संकरण कराने के बाद प्राप्त जनरेशन को F1 जनरेशन फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा जाता है। ठीक है? F2 जनरेशन 2 विभिन्न प्रजातियों के संकरण से प्राप्त F1 जनरेशन के 2 पौधों के बीच संकरण होने से प्राप्त संतति को F2 जनरेशन कहते हैं। प्राप्त संतति F2 जनरेशन कहलाते हैं। ठीक है? तो F1 जनरेशन से जो संतति प्राप्त होंगे उन 2 संतति के बीच क्या करेंगे? संकरण कराएंगे पुनः। और संकरण कराने के बाद जो जनरेशन प्राप्त होगा, जो संतति प्राप्त होगा, उसको F2 जनरेशन या सेकंड फिलियल जनरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकंड फिलियल जनरेशन कहेंगे। सिमिलरली फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप है ये किसी लक्षण के बाहरी रूप है। किसी लक्षण के बाहरी रूप को फिनोटाइप कहा जाता है। जैसे कैपिटल T फिनोटाइप है ये जो है किसी लक्षण के बाहरी रूप को फिनोटाइप कहते हैं। ये फिनोटाइप किसी लक्षण के बाहरी रूप को क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। सिमिलरली जीनोटाइप ये फिनोटाइप हो गया, जीनोटाइप हो गया। जीनोटाइप तो ये जीव के अंदर जीन के संरचना को, किसी जीव के अंदर जीन के संरचना को
जीनोटाइप कहते हैं। किसी जीव के अंदर जीन के संरचना, किसी जीव के अंदर जीन के संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। किसी जीव के अंदर किसी जीव के अंदर, ये जीव के अंदर है, किसी जीव के अंदर जीन के संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। और यूनिट कैरेक्टर एकल लक्षण क्या है? यूनिट। किसी जीव के अंदर जीन के संरचना, जीन के जो संरचना बनेगा किसी जीव के अंदर, उसको क्या कहेंगे? जीनोटाइप कहेंगे। क्या कहेंगे? जीनोटाइप। और फिनोटाइप किसको कहेंगे? किसी लक्षण के बाहरी रूप, किसी लक्षण के बाहरी रूप को क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहेंगे। क्या कहेंगे? फिनोटाइप। यूनिक कैरेक्टर किसी जीव के प्रत्येक लक्षण को, किसी जीव के प्रत्येक लक्षण को क्या कहेंगे? यूनिक कैरेक्टर कहेंगे। यूनिक कैरेक्टर कहेंगे किसी जीव के प्रत्येक लक्षण को यूनिट कैरेक्टर कहते हैं। किसी जीव के प्रत्येक लक्षण क्या होगा? यूनिट कैरेक्टर के अंतर्गत आएगा। यूनिट कैरेक्टर का अर्थ होता है इकाई लक्षण। इकाई लक्षण। तो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी में आज इतना ही। रिमेन पार्ट विल बी नेक्स्ट डे। तो यहाँ तक याद रखेंगे, यूनिट कैरेक्टर तक बता दिया गया है। अभी इसमें लास्ट लेसन बताया जाएगा। इसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस बताया जाएगा। तो इन सभी चीजों को ख्याल रखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, और सभी को थैंक यू।